राधे राधे बच्चों। चलिए आज हम लोग अपने वेक्टर चैप्टर के स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को काफ़ी चीज़ें देखनी है, पढ़नी है। ठीक है, फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। चैप्टर का ये टॉपिक है, जो भी कहिए, पर ये हर चैप्टर में हर जगह 11 से लेकर 12 तक, जेईई मेंस में भी, नीट में भी, कहीं पे भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करिएगा, पूरे चैप्टर में क्या है, कैसे है। बहुत बार बच्चे 11th-12th वाले बच्चे पढ़ चुके होंगे इन सब चीज़ों को एक बार, लेकिन 11th वाले बच्चों के लिए बिल्कुल ही नई बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना शुरू करिए। ठीक है बच्चों, फिजिक्स में ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वो जो फिजिकल क्वांटिटीज है बच्चों, वो कई तरीके से डिवाइड की गई, कई सारे पैरामीटर्स पे उनको क्लासिफाई किया जाता है कि उनको अलग अलग चीज़ों पे बांटा जाता है। भैया किसी के पास डायरेक्शन है, किसी के पास मैग्नीट्यूड है, इस तरीके से उसको बांटा गया। तो बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पे जब फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड किया गया, अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया उनका, तो हम लोगों को दो पार्ट में मिला। एक मिला हम लोगों को बच्चों स्केलर, और एक को बोला गया वेक्टर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक क्वांटिटी हुई स्केलर और एक को बोला गया वेक्टर। ये कौन सी क्वांटिटीज है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटीज। और एक बात समझिए, कई बार बच्चों को फिजिकल क्वांटिटीज नहीं पता होती। फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं बच्चों? जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड, जिस क्वांटिटी के पास बच्चों मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट हो, यानी अगर कोई क्वांटिटी लिखते टाइम आपके पास आपको उसके मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसके यूनिट की जरूरत हो, तो उस वाले क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने वेलोसिटी लिखी, तो अगर केवल 2 लिख दूं और कहूं कि वेलोसिटी है, तो आप नहीं समझेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 मीटर पर सेकेंड, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप में एक किसका है? वेलोसिटी की वैल्यू होगी, क्योंकि आपने यूनिट देख के पहचान लिया। तो सबसे पहले एक क्लियर कर लीजिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक, जो फिजिकल क्वांटिटी थी बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो फिजिकल क्वांटिटीज थी बच्चों किसके बेस पे? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेस पे। किसके? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेस पे दो पार्ट में इनको डिवाइड किया गया बच्चों। पहला जो डिवाइड हुआ उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा जो डिवाइड हुआ उसे बोलते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज। ध्यान से समझिएगा, स्केलर क्वांटिटीज में वो क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, वो क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, मतलब, और जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत हो। कहने का मतलब ये जरूरत क्या है बच्चों? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मैं बोलूं, अगर उसको सही से रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके वैल्यू की जरूरत है। वैल्यू मतलब ही मैग्नीट्यूड होता है बच्चों। एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, मैग्नीट्यूड का मतलब आपके दिमाग में क्या करना चाहिए? वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बोला जाओ कोई चीज 2 kg ले आओ, तो अब इसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब जो भी बोला जाएगा, मैंने बोला जाओ शुगर ले आओ 2 kg, तो आप जाएंगे और 2 kg शुगर लेके आएंगे। आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि कहां से ले आऊं, किस डायरेक्शन में चल के ले आऊं। आप जाएंगे और मार्केट से उसको लेके आएंगे। समझ में आ पा रही है बात? वेक्टर क्वांटिटी जो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ रही हो। जैसे मैंने बोला आप फोर्स लगाओ बच्चों, इस बोर्ड पे फोर्स लगाओ, तो अगर ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा फोर्स इस बोर्ड पे कैसे लगाऊं। ऐसे, हाँ या ना, या फिर अपवर्ड, या फिर डाउन की तरफ से, राइट से, लेफ्ट से। तो फोर्स को बताने के लिए हमें एक डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। मैं बोलूंगा कि भैया इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा दो। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी चीज को धक्का देना है, किसी को पुश करना है, किसी को पुल करना है, तो ये डिफाइन है ना, किधर पुल करोगे, अपनी तरफ, दूसरी तरफ, पुश करोगे या पुल करोगे। तो डायरेक्शन की जरूरत हमको पड़ती है कब? जब हमको किसी फिजिकल क्वांटिटीज को बताने के लिए, सही से रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, उन फिजिकल क्वांटिटी को हम किस में रखें? वेक्टर में रखें। एक बात, क्या ये डिफिनीशन है बच्चों? मैं इसे डिफिनीशन नहीं मानता कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ये बात समझ में आ रही है? स्केलर क्वांटिटी अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे और क्यों। ठीक है, ध्यान से सुनिए बच्चों। स्केलर क्वांटिटी क्या होंगी? तो सबसे पहले आपके पास आनी चाहिए क्या? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, या जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उस सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम किस में रखें? स्केलर क्वांटिटीज में रखें। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज। आप इसके डेफिनेशन को लिखिए बच्चों, फटाफट लिखिए। Scalars are those physical quantities which have only
ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल इसका मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जैसे डिस्टेंस है, ये लिख लीजिएगा, डिस्टेंस है बच्चों, वर्क है, ठीक है, एनर्जी है, हाँ या ना, ठीक है, स्पीड है, क्लियर है बच्चों ये बात, हाँ या ना, ढेर सारे एटसेट्रा इसके एग्जांपल है। वेक्टर क्वांटिटी, अगला लिखिएगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। Vectors are those physical quantities which have magnitude plus direction, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, वो फिजिकल क्वांटिटीज बच्चों क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या इतने वर्ष से हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा बच्चों, ध्यान से समझिए। इसका एग्जांपल देखिएगा, इसके एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल हो गया बच्चों आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट, हाँ या ना। उसके बाद आपका फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब साथ साथ लिखते रहिए बच्चों, मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से लिखिए, ऐसे ही ऑफलाइन में भी बताया जाता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये इसके एग्जांपल है। एक बात और है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, जरा ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक करंट को हम स्केलर में रखते हैं। किस में रखते हैं बच्चों? स्केलर में। हम वो कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज। अगर आप ध्यान से सोचे, 9th 10th आप लोगों ने पढ़ा होगा कि करंट जो है बाय कन्वेंशन हम ये मान के चलते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। बाय कन्वेंशन हम क्या मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, हाँ या ना। क्या ये बात हम लोग को क्लियर है? चलिए हम इलेक्ट्रिक करंट पे बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम कहते हैं बच्चों कि करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपको ये बात पता तो है कि कहीं पे करंट अगर मान लीजिए 2 एम्पियर है, तो एक बात देखिए, क्या 2 मैग्नीट्यूड नहीं है? किसी भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड कैसे पहचान होगी? जो इसकी वैल्यू होती है, ये तो इसकी यूनिट हो गई, हाँ या ना। तो देखिए इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हमको पता है। कैसे पता है बच्चों? कि इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट चलेगा। कैसे चलेगा? इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट, तो डायरेक्शन भी मुझे पता है। एक और तरीका है डायरेक्शन का कि करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, इधर से हायर टू लोअर की तरफ। अब देखिए ना, आपके घर में जो स्विच होगा वहां पे मान लीजिए 230 वोल्ट की करंट वोल्टेज आ रही हो, और जो आपके घर में लाइट लगे होंगी, फैन होंगे, वहां पे अभी जब स्विच ऑफ है तो वहां पे कितना है? 0 वोल्ट है। जब जैसे स्विच ऑन करते हो करंट ऐसे फ्लो लगती है, चलने लगता है, हाँ या ना। तो इसको क्या बोलोगे? हायर पोटेंशियल। डायरेक्शन तो पता है ना मुझे, हाँ या ना। एक बात अब समझने वाली है आप बच्चों कि जब इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तब फिर ये स्केलर क्यों है? डेफिनेशन तो ये बताया गया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा तो उसको वेक्टर बोला जाएगा, फिर इसको वेक्टर क्यों नहीं बोल रहा है? ठीक, तो बच्चों डेफिनेशन में ही गड़बड़ी है। डेफिनेशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ही केवल वेक्टर को डिफाइन नहीं करता। एक बात और ध्यान से समझिएगा, अब अगर कोई वेक्टर है तो आप लोग बच्चों गौर से सुनिएगा, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, प्लस डायरेक्शन होना चाहिए, प्लस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगी वो क्वांटिटी जिसको आप वेक्टर बोल रहे हो, वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी, और साथ ही साथ बच्चों क्या करेगी? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, उसको फॉलो करेगी। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को करंट कैसे फॉलो नहीं करती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आगे चल के हम लोग भी ट्राइंगल लॉ को प्रूव भी करेंगे बच्चों, और पढ़ेंगे भी उसके बारे में। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बात बताता हूँ, केवल ये चीज आप याद रखिए बस। अभी जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखेंगे इसको, क्या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करनी चाहिए। कौन सी क्वांटिटीज? जो अपने आप को ये कहती हैं कि मैं वेक्टर हूँ, हाँ या ना। ये बात क्लियर है। एक बात और है बच्चों, कई बार ट्राइंगल लॉ को भी फॉलो करते हैं, तो क्या यही डिफरेंशन है बच्चों? ये नहीं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपके बात समझ में आने लगेगी कि 12th क्लास में कुछ क्वांटिटीज आपके सामने आएगी बच्चों, जैसे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, देखिए करंट अपने आप में स्केलर है, डेंसिटी भी स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है। तो क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही वेक्टर और स्केलर डिसाइड होंगे? नहीं बच्चों। हुआ क्या कि जिस क्वांटिटी को जहां पे, यानी वेक्टर स्केलर कैसे डिफाइन होते हैं? जरूरत के हिसाब से। हमें जहां पे किसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ जाए बच्चों, तो हम उसको वेक्टर में रख लिए।
और जिसको हमें एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत थी उसे हमने स्केलर में रख लिया। वरना एक क्वांटिटी, अगर डिफिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, हर जगह ट्रू होनी चाहिए। कोई भी चीज डिफाइन होने का मतलब क्या है, ट्रू होनी चाहिए। और फिजिक्स में आप ये नहीं कह सकते कि एक्सेप्शन है, इसका कारण होगा, फिजिक्स में एक्सेप्शन नहीं होती। आप लोग कभी सुने हो तो नहीं सुनेंगे, समझ में आ रही है बात। हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्यों है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, करंट डेंसिटी वेक्टर है। उसी तरीके से बच्चे एरिया को एरिया वेक्टर भी बोलते हैं। गॉस लॉ जब पढ़ोगे आप लोग 12th में तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो क्या ये बात क्लियर हो रही है। तो हुआ क्या बच्चों, जहां पे जैसे जब आप बायो सवर्ट लॉ 12th में पढ़ोगे, 11th वाले बच्चे 12th वाले बच्चे पढ़ रहे होंगे अभी कहीं ना कहीं इसको, बायो सवर्ट लॉ पढ़ते हो तो किसी करंट एलिमेंट में एक छोटा सा जो पार्ट लेते हो बच्चों डीएल का, इसमें आई डीएल वेक्टर लिखते हो, इसको करंट एलिमेंट बोलते हो। लेंथ तो अपने आप में स्केलर है, आई भी अपने आप में स्केलर है, फिर ये दोनों मिलकर वेक्टर हो जाते हैं। वहां पे बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है। तो जनरली डेफिनेशन है बच्चों कि जिसको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए या जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत महसूस हुई, जहां पे मैंने उसको वेक्टर में डाल दिया, और जहां पे हमें केवल मैग्नीट्यूड तो उसको स्केलर में कर दिया, हाँ या ना। और इन सारी चीजों को ब्रॉडली देखा गया तो ये पाया गया कि ज्यादातर वेक्टर में वही क्वांटिटी आ रही है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। इसलिए इसको एक डिफिनेशन की तरह हमारे गुरुजनों ने पढ़ाया कि भैया ऐसे पढ़ लेते हैं कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, जबकि करंट इस बात को फॉलो ही नहीं करती। और आप ये नहीं कह सकते कि एक्सेप्शन है। तो एक बात और इसमें जोड़ी जा सकती है क्या, कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए उस क्वांटिटी को, तभी उसे हम बच्चों वेक्टर बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है, स्केलर और वेक्टर किसे कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों वेक्टर के जो है वो टाइप्स होते हैं, कुछ वेक्टर्स के टाइप पढ़ते हैं हम लोग पहले, ठीक है। दो तरीके के वेक्टर के टाइप होते हैं बच्चों, पोलर, दो ही तरीके के वेक्टर होते हैं, पोलर वेक्टर, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन उसकी डायरेक्शन और उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे होता है, वो एक अलग चीज है, पोलर वेक्टर। और दूसरा होता है बच्चों एक्सियल वेक्टर, ठीक है। ये पोलर वेक्टर में कौन आते हैं, आप ऐसे समझिए, ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है ना, ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब कि स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल चल रहा हो, तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जितने क्वांटिटी ट्रांसलेशनल मोशन से आती है वेक्टर में, वो सारे पोलर वेक्टर कहलाती हैं। और जो चीज जो वेक्टर रोटेशन में आती है, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, ये पोलर वेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें लीनियरली लगेंगी, इसमें लीनियर मोशन में लगेंगी बच्चों, हाँ या ना। और एक्सियल वेक्टर, एक्सियल का मतलब जो रोटेशन की फील दे रहा हो, जैसे टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, समझ में आ पा, लीनियर मोमेंटम पोलर वेक्टर होगा, एंगुलर मोमेंटम एक्सियल वेक्टर होगा। यानी जो वेक्टर एक सर्टेन एक्सिस के अबाउट अपने आप को डिफाइन करके रखता हो, या ये कह लीजिए कि उसको जानने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती हो, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। तो दो तरीके के वेक्टर हो गए बच्चों, पहला वेक्टर, ठीक है, क्लियर है बात। ये क्या, इसमें क्या बोलोगे कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो होगा इस वेक्टर का, ठीक, वो किधर होगा, मोशन के डायरेक्शन में होगा, ठीक बात है बच्चों। और एक्सियल वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर जो रोटेशन में आएगा, वो वेक्टर जो रोटेशन में आएगा, ठीक है। या ये कह लीजिए कि रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, इसको रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, उसे बोलेंगे एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर के कुछ एग्जांपल हैं आपके पास, जैसे बच्चों वेलोसिटी हो गई, फोर्स हो गई, इसमें आप लोग पढ़ोगे टॉर्क हो गई, एंगुलर मोमेंटम हो गया, हाँ या ना। तो ये बेसिकली सारे वेक्टर्स को, अब हम लोग जैसे डायरेक्शन तो होगी, लेकिन डायरेक्शन कैसे होगी, एक होगी लीनियर, एक होगी रोटेशनल, तो उस हिसाब से बात डिफाइन किया गया, ठीक है। अब ये कैसे पता चलती है आगे चल के, इसको हम जब आएगा जब देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो क्या पोलर वेक्टर क्लियर है, क्या एक्सियल वेक्टर क्लियर है, हाँ या ना, ठीक। तो इस पूरे चैप्टर में बच्चों स्केलर की तो कोई बात ही नहीं है, हम लोग ज्यादातर इसमें क्या वेक्टर ही पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर से रिलेटेड, अच्छा जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है वेक्टर की, हम पढ़ ही क्यों रहे हैं बच्चों। फिजिक्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे और जहां जहां पे फार्मूले पढ़ोगे बच्चों, आप ये पाओगे कि ज्यादातर फार्मूलों को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादातर फार्मूलों को बच्चों वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने से बच्चों उसको एक्सप्लेनेशन में उसके आसानी हो जाती है, और बहुत सारे फार्मूले ना बना करके एक ही फार्मूले से हमारा काम चल जाता है, ठीक। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है, ठीक। ये कह लीजिए कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में, फिजिक्स के फार्मूलों को कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेक्टर की हेल्प लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, वेक्टर के एप्लीकेशंस है, कहने का मतलब इनका यूज क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। ये इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स के फार्मूलों को छोटा रिप्रेजेंट करने में काम आता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म उसका लिखने में काम आता है बच्चों, ठीक है। और समझ में आ पा रही है बात,
अच्छा, एक बात और समझने में आती है आपको बच्चों, इसमें एक इसमें इसका इंपॉर्टेंस और इम्पोर्टेंट है, वो क्या है समझिएगा बच्चों। अगर किसी भी फिजिकल फार्मूले को, फिजिक्स के किसी भी फार्मूले को अगर आपने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो वो इनवेरिएंट रहता है, मोशन पे बेस्ड नहीं होता। इनवेरिएंट का मतलब होता है समय के साथ, यानी मोशन के साथ साथ उसकी वैल्यूज में परिवर्तन नहीं आता या उसके फॉर्म में परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो इनवेरिएंट रहता है। क्या बोला जा रहा है, समझ में आ रही है बात। अगर किसी फिजिक्स के फार्मूले को आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो बच्चों तो वो इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का मतलब कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनवेरिएंट रहता है, यानी वेरी नहीं करता है। समझ में आ पा रही है बात, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब किसी भी क्वांटिटी को जब अगर कोई वेक्टर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करो। फिजिक्स में क्या वेक्टर लिखेंगे बच्चे हम लोग, नहीं, क्या नहीं। जैसे मान लीजिए अगर पी है, मैंने कहा एक वेक्टर है, तो बच्चों अक्सर बुक में देखोगे इसके ऊपर एक एरो बना दिया जाता है, इसके ऊपर अक्सर एक एरो बना दिया जाता है। ये क्या है भैया, अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ए बना हुआ है, ये जो एरो बना हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बनने का मतलब ये कि ये क्वांटिटी क्या हो गई, वेक्टर। अब मैं बोलूं वेक्टर ए लिखो तो आप ए लिखोगे, एरो बना दोगे। मैंने बोला बी वेक्टर लिखो तो बी लिखोगे, उसके ऊपर एरो बना दोगे, हाँ या ना, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब अगर ये एरो है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ है यहां से यहां तक के बच्चों, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चों, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। और जो इसका हेड है, जो इसका हेड है ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, हाँ या ना। क्या बोला जा रहा है बच्चों, ये एरो क्या बात बता रहा है, एरो की जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो आगे उसके टिप है वो किसको, उसकी डायरेक्शन के लिए होता है। कई बार बच्चों के मन में आता है कि जैसे पी लिखा है तो क्या पी ऐसे ही बना सकते हैं क्या, क्या इस पी के ऊपर ऐसे नहीं बना सकते क्या, समझिएगा बात। तो कई बार ये मन में आता है बच्चों, बिल्कुल बना सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन बाई कन्वेंशन हम अपनी कॉपी में कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। इसीलिए हम लोग जनरली ऐसा बनाते हैं। हम ऐसा भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम जनरली ऐसा क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारी हैबिट है बच्चों, एक कन्वेंशन है कि हम लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं चीजों को। कैसे लिख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट लिख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, आज से कोई भी क्वांटिटी बोली जाए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब जैसे मान लो मैंने बोला कि फोर्स वेक्टर है तो आप एफ और इसके ऊपर क्या बना करोगे, एरो बना दोगे, ये क्या बन जाएगा, फोर्स वेक्टर बन जाएगा, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है बच्चों, क्लियर है सबको। चलिए, वेक्टर में दो बातें आप लोगों ने पढ़ी, ये तो आपने एरो पढ़ लिया, ठीक। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इस बात को समझते हैं, मैग्नीट्यूड क्या। फिजिक्स में जब भी कोई न्यूमेरिकल करोगे, फार्मूले आएंगे बच्चों, तो बोलेगा वैल्यू बताओ। जैसे मैंने बोला कि फाइंड द वर्क, फाइंड द टॉर्क, तो ये सब कुछ वेक्टर फॉर्म के फार्मूले का इस्तेमाल अगर आप करते हो बच्चों, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है फिजिक्स में वैल्यू, क्या याद रखिएगा, वैल्यू। और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करते हैं इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला कि ए एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लिखो, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों मॉड ए। कैसे, इसको क्या पढ़ोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, कई बार यहाँ पे एक बात और आती है बच्चों के मन में कि क्या मैं ऐसे लिखूं या फिर ऐसे भी लिख दूं भैया। बच्चों ये बिल्कुल गलत है, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि अपने आप में एक स्टेटमेंट है, अपने आप में ये पूरी की पूरी एक बात को रखा अपने पास। क्या कह रहा है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसको क्या पढ़ोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पी। तो सिंपल है, मैथमेटिक्स है। इसी मैग्नीट्यूड को जो ये लाइन खींचा जा रहा है बच्चों, मैथ में इसी को मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलस, मॉड बोलते हैं। तो कभी भी ये मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि क्या केवल पी लिखूंगा, नहीं बच्चों, केवल पी लिखोगे तो एक सिंपली नंबर हो जाएगा, ठीक। तो आपको ये पढ़ना है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, तो कब पढ़ोगे, जब इसके ऊपर वेक्टर बना होगा। अब पढ़ो ये क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, हाँ या ना। पी एक वेक्टर था, उसका मैग्नीट्यूड, क्लियर है ये बात, समझ में आ पा रही है बच्चों यहाँ तक। ये क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। अगर केवल पी लिख के छोड़ दोगे, देखो वैल्यू वो आ जाएगी, आंसर वो आ जाएगा, ये सब मैटर नहीं बच्चों, ठीक है। लिखने का एक तरीका होता है, अगर ध्यान से पढ़ते हैं आप चीजों को। अगर क्या ऐसे नहीं, अगर केवल मैग्नीट्यूड ऐसे लिखना है बच्चों, तो मॉड मत लगाना, केवल पी लिख दोगे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या तो आप मॉड ए और उस पर ऊपर वेक्टर बनाइए, या फिर सिंपली ए लिख के छोड़ दीजिए।
ये दोनों बातें एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन ए लिख के फिर मॉड मत लगाइए, ए लिख के मॉड आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स कहती है कि अगर आपने मॉड लगा दिया और अगर ये वैल्यू कांस्टेंट रही तो ये कभी मतलब क्या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं आ सकता क्या? समझिए बात को, क्या कहा जा रहा है बच्चों। केवल ऐसे लिखने का मतलब ये हुआ कि जो इसके अंदर की क्वांटिटी है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये डेफिनेशन है मॉड की, ठीक। अगर कांस्टेंट है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है मतलब मैथ में इतना पढ़ते हैं -2 को भी 2 लिखते हैं, तो अगर केवल ऐसे लिखा तो एक ही जगह -2 है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, मॉड लगा के इसके ऊपर वेक्टर जरूर लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस पे हम आगे बढ़ेंगे, ये बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है बच्चों मैग्नीट्यूड, जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो एक टर्म आता है डायरेक्शन का। भैया डायरेक्शन तो समझ गए, मैग्नीट्यूड तो समझ गए। मैग्नीट्यूड का मतलब बच्चों होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, पेपर में क्या होगा, क्या लिखा होगा क्वेश्चन में, वैल्यू बताओ। तो वैल्यू का मतलब क्या समझोगे, वैल्यू का मतलब क्या समझोगे, मैग्नीट्यूड। वैल्यू का मतलब क्या समझोगे, मैग्नीट्यूड, हाँ या ना, क्लियर है बच्चों। अब बात आती है डायरेक्शन की। देखो डायरेक्शन के कई सारे तरीके हैं बच्चों, लेकिन हमको जो देखना है, जो समझना है, उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। डायरेक्शन तो ये ठीक है, लेकिन बच्चों डायरेक्शन के लिए आप लोगों ने कुछ बातें पढ़ी होंगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्या ये डायरेक्शंस नहीं थी, हाँ या ना, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, क्या ये बातें थी, क्लियर है सबको, ठीक है। अब वेक्टर में बच्चों क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं आई कैप। अभी मैं बता रहा हूँ ये क्या है। इसकी तरफ लिखते हैं बच्चों जे कैप और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। एक के कैप क्या है, ठीक है। एक कैप जो है बच्चों इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की जरूरत क्या है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, ध्यान से लिखते रहिएगा, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है, उसको एक कैप लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, मैंने कहा इसका यूनिट वेक्टर लिखो, तो लिखोगे ए और इसके ऊपर कैप, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ओ वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मॉड। ये फार्मूला है बच्चों यूनिट वेक्टर का। ये क्या लिखा है, कैप लगने का मतलब यूनिट वेक्टर, कैप लगने का मतलब बच्चों यूनिट वेक्टर, हाँ या ना, कैप लगने का मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दिस वेक्टर, उस वेक्टर का मॉड। मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं इस पे हम अभी आगे आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये बात समझ में आ रही है, ठीक। तो अब दो बातें समझिए बच्चों, ये आई कैप का मतलब आई जे के क्या है, आई मतलब एक्स डायरेक्शन, जे मतलब वाई डायरेक्शन, के मतलब जेड डायरेक्शन, ये याद रखना है, ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। क्लियर है ये बात बच्चों, क्यों ऐसा है, क्योंकि किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें एक ओरिजिन की जरूरत पड़ती है। वेक्टर में उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि आपका घर कितनी दूर है, आप लोग तो घर से देख रहे होंगे, पर कहीं अगर दूर से आपके घर के आसपास कोई जगह है, मैं बोलूं कितनी दूर है, तो आप बोलोगे भैया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। आपने ये नहीं बोला अपने मन में कि कहां से, आपने ये बात बिल्कुल नहीं बोली, आपने क्या किया, सीधे बोला 2 किलोमीटर। यानी आप जहां थे अपने आप को आपने क्या मान लिया, ओरिजिन। अपने आप को आपने क्या मान लिया बच्चों, ओरिजिन मान लिया। अपने आप को क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। उसी तरीके से जैसे एक्स डायरेक्शन में तो आई कैप, वाई डायरेक्शन यानी अगर देखा जाए तो मॉड आई, मॉड जे और मॉड के, इनकी वैल्यू कितनी है, 1 होगी, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर से कैप लगने का ही मतलब बच्चों क्या है, यूनिट वेक्टर। सवाल है हम इसको पढ़ते क्यों हैं, यूनिट वेक्टर की जरूरत क्या बच्चों। फिजिक्स के फॉर्मूलों में जब आप मैग्नीट्यूड लिख दोगे तो आपको डायरेक्शन भी लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, डायरेक्शन किसी भी मैग्नीट्यूड को यानी किसी स्केलर को अगर वेक्टर बनाना हो तो मुझे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब मन में आता है ये बात कि किसके यूनिट वेक्टर से, भैया ये तो ए का यूनिट वेक्टर है, ऐसे ही पी का यूनिट वेक्टर होगा, ऐसे ही किसी फोर्स का यूनिट वेक्टर होगा, तो किसके यूनिट वेक्टर से। ये बच्चों उस फार्मूले में ही ये बात आपको ढूंढ के मिल जाएगी कि किसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, किसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, आपको उस फार्मूले में पता चलेगा। आगे जैसे आएगा मैं आपको ये बात एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझिए, यूनिट वेक्टर की मतलब क्या है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक। उसको लिखते कैसे हैं, एक कैप की तरह, और उसकी वैल्यू होती है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। क्या ये बात क्लियर है। आई जे के का मतलब हुआ एक्स डायरेक्शन में, जे का मतलब हुआ वाई डायरेक्शन में, और के का मतलब हुआ जेड डायरेक्शन में। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है, हाँ या ना, ठीक है। यहां तक कोई समस्या, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मैग्नीट्यूड। अब जरा समझिएगा बच्चों कि मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब आप एक बात समझ के जाइए बच्चों कि फिजिक्स में जब भी कोई क्वेश्चन करोगे तो दो तरीके से चीजें दी होंगी,
कोई क्वांटिटी दो तरीके से दी जाएगी। कैसे? या तो उसके ऊपर वेक्टर बनेगा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला एफ वेक्टर, यानी ये फोर्स का वेक्टर है, या तो इसके ऊपर वेक्टर बना होगा और आपसे बोलेगा कि ये 2 न्यूटन के बराबर है। क्लियर है बात? या फिर अगर कोई क्वांटिटी है जैसे इस ए वेक्टर इक्वल टू, और कैसे दे सकता है? आई जे के टर्म में। कैसे देगा बच्चों? आई जे के टर्म में। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2i 3j माइनस 4k। कई बार बच्चों के मन में ये रहता है कि सर इस पे आई पे कैप बनाना है नहीं बनाना है, जे पे बनाना है नहीं बनाना। बच्चों ये बनाना ही है, इसमें पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तो एक कैप है। हाँ, बात यह है कि आप नहीं भी बनाते हो तो काम कई बार चल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बनाना ही नहीं है, आपको इसको जरूर बनाना है। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ पा रही है? तो जैसे ये वेक्टर लिखा, तो या तो फिजिक्स में बच्चों आई जे के टर्म में दिया होगा, या फिर उसके ऊपर केवल एरो बना होगा। तो समझ में आया कैसे पहचानोगे कि वेक्टर में है कि नहीं? या तो ऊपर उसके एरो बना होगा, एरो किसको रिप्रेजेंट करता है मैंने आपको पीछे बताया अभी, या तो फिर आई जे के टर्म में दिया होगा। कैसे दिया होगा बच्चों? आई जे के टर्म में दिया होगा। हाँ या ना? क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? बोलिए। ठीक, अब मान लेते हैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करोगे। देखिएगा, मान लीजिए कि वेक्टर है बच्चों ए आई बी जे और सी के। मैं कहूँ इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो मॉड ए इक्वल टू कैसे लिखोगे? समझ में आ रहा है कैसे लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट, ये फॉर्मूला है बच्चों, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। हाँ या ना? मॉड ए का मतलब क्या हुआ? ए के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये प्लस माइनस में भी दिया होगा तो बच्चों कोई बात नहीं है, तो याद रखिएगा। आज से मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अगर क्वांटिटी आई जे के में दी होगी बच्चों तो क्या करोगे? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है? फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक वेक्टर ए दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 3k। ठीक है, मैंने बोला बच्चों कि इसका मॉड ए बता दीजिए, तो मॉड ए कैसे बताओगे? अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट यानी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट यानी प्लस 3 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ पा रही है नहीं आ रही है? माइनस का चूंकि स्क्वायर होता है बच्चों, तो ये हर बार क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही होना है इसको, तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिएगा, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा 9। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो आ जाएगा रूट का 22। हाँ या ना? ये इसका मैग्नीट्यूड है। कैसे निकालोगे? ये समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? साथ साथ लिखते रहिए बच्चों इसे, ये केवल देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसको साथ साथ पेन पेपर चलाइए। क्लास में अगर आप होते हैं, ऑफलाइन में हमारे बच्चे आते हैं जो, उनको ये साथ साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ लिखता हूँ, और बच्चों भी नोट करते हैं साथ साथ। आपको भी साथ साथ लिखना है, तब आपको आएगी। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप बस देखेंगे केवल। ठीक है बच्चे, चलिए इसको लिख लिया आप लोगों ने, ये याद रखिएगा। अब चलिए यूनिट वेक्टर हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं बच्चों कि यूनिट वेक्टर कैसे करते। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला एक पी वेक्टर है माइनस आई प्लस 2j और माइनस 3k। मैंने कहा पी का यूनिट वेक्टर बताइए। मैंने कहा सवाल में पी का यूनिट वेक्टर बताइए। ट्राई करिए बच्चों फटाफट, देखिए पी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है? पहले पी वेक्टर अपॉन पी का मॉड, ये फार्मूला है। किसी का भी यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? ओ वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस, ओ वेक्टर अपॉन उसका मॉड, ओ वेक्टर अपॉन उसका मॉड। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? हाँ या ना? चलिए, अब पी वेक्टर क्या दिया हुआ है लिख दीजिए एज इट इज, आई प्लस 2j माइनस 3k अपॉन मॉड। कैसे निकालते हैं बच्चे? अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट यानी 2 का स्क्वायर, के कोफिशिएंट यानी प्लस -3 का स्क्वायर। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k अपॉन, ये देखिएगा बच्चों क्या मिलेगा? 1 + 4 + 9, तो माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k अपॉन रूट में 40। हाँ या ना? यूनिट वेक्टर कैसे निकाला गया? बात समझ में आ पा रही है बच्चों? चलिए एक आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा ट्राई करिए फटाफट। तो मान लीजिए एक वेक्टर है ए 2i माइनस 3j प्लस 7k। हाँ या ना? इसको खुद ही कीजिए बच्चों, फटाफट फटाफट ट्राई करिए, हो जाना चाहिए, मुस्कुराते हुए कीजिए आप लोग। चलिए ऐसे कर लीजिए, ठीक है? हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? कैलकुलेट करके इसको देखिएगा बच्चों। तो क्या मैग्नीट्यूड आप लोग समझ गए बच्चों? ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है बच्चों पोजीशन वेक्टर, इसके बाद आता है बच्चों पोजीशन वेक्टर। इसको ट्राई कर लीजिएगा। आगे देखते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है आपका पोजीशन वेक्टर। अगला क्या है बच्चों? आपका पोजीशन वेक्टर।
अगला क्या है बच्चों आपका पोजीशन वेक्टर। क्या होता है पोजीशन वेक्टर? कोई भी पॉइंट कहीं ना कहीं किसी न किसी ओरिजिन से ही डिफाइन होती है। कोई भी पॉइंट कहीं ना कहीं किसी न किसी ओरिजिन से ही डिफाइन होती है, हाँ या ना। जैसे मान लीजिए, देखिएगा ध्यान से, अगर x है y है, मैंने कहा एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है b, ये है o से a तक का पोजीशन वेक्टर है r1, मतलब ये डिस्टेंस है r1 वेक्टर में। b का पोजीशन वेक्टर है r2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने बोला ए बी बताओ, ए बी बताओ, ए बी बताओ, हाँ या ना, ए बी बताओ, कैसे बताओगे? ध्यान से सुनिएगा। तो ओ ए इक्वल टू, जैसे अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि मैं पूछूं आपका घर से कोई भी आपके आसपास की मार्केट है कितनी दूर है, तो अब तुम बोलोगे भैया 500 मीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। आपने अपने आप को क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया। क्या ठीक बात है? उसी तरीके से एक ए पॉइंट है तो कहीं ना कहीं ओरिजिन से डिफाइन होता है बच्चों, इसी को बोलते हैं ए का पोजीशन वेक्टर। ये क्या लिखा है? r1। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर है, हाँ या ना। ए बी का पोजीशन वेक्टर है। क्या है बच्चों? पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है? बी का पोजीशन वेक्टर है। ठीक, तो ए ओ ए हो गया, ए ओ बी हो गया, r2, हाँ या ना। अब मुझे चाहिए बी, ए बी, मुझे चाहिए ए बी। तो जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, ए बी इक्वल टू, देखिए कैसे लिखते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। कैसे लिखते हैं बच्चों? ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी माइनस ओ, यानी बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। ध्यान से देखिए कैसे लिखा है, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, ओ बी माइनस ओ ए। क्या ओ बी आपको पता है? r2 वेक्टर। क्या ओ ए आपको पता है? r1 वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? ए बी का पोजीशन वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? ए बी का पोजीशन वेक्टर। जनरली बच्चों इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको जनरली क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हाँ या ना। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या ये क्लियर है सबको ये पॉइंट? ठीक, कैसे निकालोगे? किसी का भी पोजीशन वेक्टर बोले, आप बाद वाला वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर कर दोगे, बाद वाला वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर कर दोगे। कैसे करोगे? ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? कैसे करोगे? ये बात क्लियर है सबको? यहाँ तक बात सबको क्लियर हो रही है, हाँ या ना बच्चों? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं इस पे कि कैसे करते हैं पोजीशन वेक्टर, कैसे निकालते हैं किसी का पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए बच्चों, मैंने आपसे बोला पोजीशन वेक्टर बताना है। मैंने कहा भैया एक पॉइंट है ए, ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट है ए और ए पॉइंट है आपका, ए वेक्टर एक है, मान लेते हैं आपको बच्चों। अच्छा, कोई भी बच्चों वेक्टर जो दिया होता है, जैसे मान लो मैं ए बोल रहा हूँ तो केवल ए नहीं बोल रहा हूँ, ये अपने आप में ओ ए है, ये अपने आप में ओ ए है। तो 3i प्लस 4j प्लस 5k, हाँ या ना। मैंने कहा भैया ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर है आपका 4i प्लस 6j प्लस 7k। मान लीजिए मैंने आपको ये ओ बी वेक्टर दिया, मैंने कहा ए बी वेक्टर बता दीजिए, हाँ या ना। तो फार्मूला बच्चों, बाद वाला पहले, यानी कि ओ बी माइनस ओ ए, हाँ या ना। ओ बी मतलब क्या हुआ? 4i 6j प्लस 7k, हाँ या ना। माइनस ओ ए मतलब बच्चों 3i प्लस 4j प्लस 5k, हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? क्लियर है? इसको सॉल्व कर देंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4i माइनस 3i कितना बचेगा बच्चों? केवल i, हाँ या ना। 6 प्लस 2, तो ये 2j हो जाएगा, 7 में से 5 गया प्लस ये 2k हो गया। ये क्या मिला बच्चों? ए बी वेक्टर, ए बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब जरा ये सवाल में समझिए, मैं ये कहूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। मैंने कहा कि एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर इतना है, गौर से सुनिएगा बच्चों, एक पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर इतना दिया हुआ है, हाँ या ना। ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि ए बी जो है, वो जो ए बी है उसका वैल्यू बताओ। मैंने बोला ए बी की वैल्यू बताओ, ठीक। तो आप क्या करोगे? ए बी का मतलब हुआ, पहले तो आप ये निकालोगे। वैल्यू का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था बच्चों? वेक्टर में किसी भी सवाल में वैल्यू का मतलब, फाइंड द वैल्यू का मतलब उसका मैग्नीट्यूड, यानी इस ए बी का क्या कर दोगे? इस ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। कैसे बच्चों? आई का कोफिशिएंट, आई कोफिशिएंट कितना है? 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4, ये बचेगा रूट में 9, यानी कि 3। प्लस माइनस 3 लिखते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों हो सकती है, प्लस में भी और 3 माइनस में भी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? कैसे करोगे इसे? तो आपको अगर कोई भी सवाल, मैंने सवाल ही दिया था आपको कि ए बी वेक्टर बता दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी। इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? ए बी को कैसे निकालोगे? ओ बी माइनस ओ ए। फिर उसका मैं क्या करूंगा बच्चों? ये याद रखिएगा, ये जनरली जब वेक्टर फॉर्म पढ़ोगे ना 12th क्लास में किसी के लिए भी, तो वहां पे इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है बच्चों, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं ये क्लियर होना चाहिए। आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आया? ठीक है बच्चों। इसके बाद होता है बच्चों कि वेक्टर को जो है, अगर मुझे सवाल को सॉल्व करना है
तो वेक्टर को हमारे पास अब अगर मान लीजिए दो क्वांटिटी है वेक्टर की, तो उसको क्या करोगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों, वेक्टर का एडिशन पॉसिबल, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी संभव है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन भी संभव है, पर वो दो तरीकों से होता है। जनरली अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, जैसे मैंने बोला 2 × 3, आपने बोल दिया भैया 6, इस तरीके से उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं की जाती है। वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों हम लोग कुछ उसमें दो तरीके से करते हैं, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। आगे जब आएगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। डिवीजन वेक्टर का संभव नहीं है बच्चों, पॉसिबल नहीं है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर वेक्टर है और उनको डिवाइड किया जाए। क्यों नहीं पॉसिबल है, ये भी बात समझने लायक है। क्यों नहीं पॉसिबल है बच्चों? बच्चों एक बात समझिए, आप 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। जब आप डिवाइड करने जाओगे तो मैग्नीट्यूड को भी डिवाइड करोगे और डायरेक्शन को भी डिवाइड करोगे, और डायरेक्शन बच्चों डिविजिबल नहीं होता, डायरेक्शन जो है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, हाँ या ना, ये बात समझ में आ पा रही है? तो ये बात याद रखिएगा, डायरेक्शन डिविजिबल नहीं होता, डायरेक्शन को डिवाइड करना कैसे संभव है, ये इम्पॉसिबल है बच्चों। तो ये बात याद रखिएगा। क्या करेंगे आप लोग, वेक्टर क्वांटिटीज डिविजिबल नहीं होती है, उनको डिवाइड करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन डिविजिबल नहीं है। अब मैं आपसे बोलूं कि आप एक्स एक्सिस में जा रहे हो, वाई एक्सिस में से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, 0, फिर आप कहीं चलोगे ही नहीं। तो ये सोचने वाली बात है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। तो डिवीजन संभव नहीं है बच्चों, ये बात आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है बच्चों वेक्टर एडिशन की, सबसे पहले बात आती है वेक्टर एडिशन की। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई खास अंतर नहीं है बच्चों, दोनों बातें एक ही जैसी होती है, बस थोड़ी सी मतलब चीजें हैं डायरेक्शन को लेकर उल्टी होती है, ठीक है। अब यहाँ तक जाने से पहले बच्चों, एडिशन पे जाने से पहले कुछ छोटे छोटे वेक्टर्स के टाइप होते हैं, कुछ छोटे छोटे वेक्टर्स के टाइप होते हैं। जैसे कुछ बोलता है मतलब, जैसे बोलता है आपसे यूनिट वेक्टर, आपने पढ़ लिया, इक्वल वेक्टर, पहले उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं बच्चों आपको। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर कब बोलोगे, दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल कब होंगी? ऐसा नहीं कि 2 = 2 हो जाए तो इक्वल होगा, नहीं बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी इक्वल तभी होती है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से, मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो, उस क्वांटिटी को आप बोलेंगे, उन दोनों को बोलेंगे कि दोनों इक्वल वेक्टर है, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद होती है बच्चों नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अगला है बच्चों नेगेटिव वेक्टर। क्या? नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर कैसे, एक क्वांटिटी मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। इक्वल में क्या था बच्चों, दोनों ही सेम थे, मैग्नीट्यूड भी सेम था और डायरेक्शन भी सेम था। इसमें मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ पा रही है? ठीक है। इसके बाद होता है बच्चों को इनिशियल वेक्टर। इसके बाद है बच्चों क्या, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होती हैं, को इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है, उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है, उसको बोलते हैं इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। को प्लेनर वेक्टर जो, इसके बाद को इनिशियल हो गया बच्चों, को इनिशियल के बाद बच्चों होता है को प्लेनर, सेम प्लेन में लाई करते हैं, क्या, सेम प्लेन में लाई करते हैं, उनको बोलते हैं को प्लेनर वेक्टर। अगला है बच्चों लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होती है, वो वेक्टर जिसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड हो, वो वेक्टर्स जो लोकलाइज्ड हो, जिनका फिक्स्ड पॉइंट हो, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड हो, हाँ या ना? इनिशियल पॉइंट क्या हो, फिक्स हो, वैसे क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर। और फिर जो अनलोकलाइज्ड होगा उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा, हाँ या ना? क्लियर है ये बात बच्चों? ठीक है। अच्छा, एक बात और समझिएगा, जो आप एरो बना रहे थे बच्चों, एडिशन पे हम शुरुआत कर रहे हैं, जो आप एरो बनाते हो इस हिस्से को हम बोलते हैं टेल और इस हिस्से को बोलते हैं बच्चों हेड। वेक्टर में जब आप एरो से रिप्रेजेंट करते हो तो एक हिस्से को बोलते हैं टेल और एक को बोलते हैं हेड, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन करने के बच्चों हमारे पास दो रूल हैं, दो क्या तीन रूल हैं एक तरीके से। पहला है बच्चों आप लोग के पास जो है वो एनालिटिकल मेथड है, उसी में ट्राइंगल लॉ, वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम आता है। एक जनरली और कैसे करते हैं उसको देखिए। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए बी है, मैंने कहा दोनों को जोड़ दीजिए। तो आप क्या करते हैं बच्चों, मान लीजिए सी भी है, इधर इधर एक सी वेक्टर भी है, ठीक है, मैंने कहा तीनों को ऐड कर दीजिए। तो सिंपली कैसे ऐड करोगे, ध्यान से देखो, आप किसी भी एक वेक्टर को बेस बना लो, आपकी मर्जी है। जनरली जो हॉरिजॉन्टल बना होता है उसी को हम लोग बेस बना लेते हैं बच्चों, ठीक। तो मैंने ए को बेस बना लिया, क्लियर है बच्चों। अब क्या करोगे, चाहे बी को लाओ चाहे सी को लाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन जनरली हमें ये देखना होता है कि ओरिएंटेशन चेंजेस ना हो, ठीक है। तो बी को मैं क्या करूंगा, बी के टेल को ए के हेड पे लाऊंगा, ए के हेड पे लाऊंगा, हाँ या ना?
तो ये बी हो गया। जैसे ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब जैसे था वैसे ही लाके रख देना है बच्चों, ठीक है। तो ये बी हो गया। अब बी के हेड पे सी के टेल को रखोगे और जैसे ओरिएंटेशन था वैसे ही रखोगे। तो चलो इसका ओरिएंटेशन ऐसे था तो वैसे रख दिया। अब जब ऐसा हो जाएगा बच्चों तो जो सबसे लास्ट में आपने जिसको रखा होगा, जैसे सी को रखा, तो सी के हेड को ए के टेल से ऐड कर दोगे, सी के हेड को ए के टेल से ऐसे मिला दोगे, हाँ या ना। ए बन जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। कई बार ये बार बच्चे आते हैं कि ये बी वाला अगर ऐसे हुआ तो बच्चों क्या करो, ओरिएंटेशन जैसे ही चेंज करोगे, डायरेक्शन जैसे ही चेंज करोगे, यानी जो हेड बना होगा उसको जैसे ही चेंज करोगे एक निगेटिव साइन आ जाएगा, एक निगेटिव साइन आ जाएगा। बस सिंपल कहने का मतलब कि अगर ये बी इधर ना होके ऐसे होता और मुझे इसको ऐसे ही ऐड करना होता जैसे है, तो मैं यहाँ क्या करता, इसको हटा के इधर करके माइनस भी कर देता। ये बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। एक ये तरीका होता है जिससे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक। इसके बाद आती है बच्चों हम लोग के पास एनालिटिकल मेथड्स, और एनालिटिकल मेथड में सबसे पहले हमारे पास आता है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या आता है बच्चों? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, हाँ या ना। क्या पढ़ोगे सबसे पहले? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है वो आपको दिख जाएगा बच्चों, देखिएगा। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? हाँ या ना, ठीक है। चलिए, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको लिखना भी होता है बच्चों और इसको प्रूव भी करना होता है। इसको लिखना भी है और इसको प्रूव भी करना है। तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे, वेक्टर एडिशन के दो लॉ हैं। तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो रही है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, यूनिट वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है इसकी, ठीक है। उसके बाद वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर और स्केलर क्यों बोलते हैं, कब बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है, तभी इन सारी चीजों को बोला जाता है बच्चों, हाँ या ना। तो ट्राइंगल लॉ और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इन दोनों को हमको ऐड करना, मतलब डिराइव भी करना होता है बच्चों। 11th क्लास के पेपर्स में आपको इसके बारे में डायरेक्टली पूछा भी जाता है, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें आप लोगों ने लिख ली होंगी, की होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को क्लियर होंगी, ठीक है बच्चों। चलिए तो वेक्टर एडिशन में सबसे पहले हम लोग जो आते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। आपके सामने बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, आप इसको पढ़िए ध्यान से। क्या बोला है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by two sides of a triangle taken in order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in the reverse order, ठीक है। तो ट्राइंगल लॉ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा एक बार, आपको थोड़ा सा मैं इसको समझाता हूँ बच्चों। क्या कह रहा है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में? आपसे ये बोला जा रहा है बच्चों कि अगर कोई एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में समझिएगा बच्चों, अगर कोई एक ट्राइंगल जिसकी एक साइड ए से रिप्रेजेंट कर रही है, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, हाँ या ना, और दूसरी साइड, अगर दूसरी साइड एक ऐसी है जो इसको बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करती है, तो ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब जरा समझिए, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, अगर ए ओ से आप ए ऐसे चले और बी ऐसे चले तो सी ऐसे चलना चाहिए था, रिजल्टेंट ऐसे चलना चाहिए था। ऑर्डर का मतलब यही होता है बच्चों, ए ऐसे चले, बी ऐसे चले और ऐसे चलना चाहिए था। लेकिन ट्राइंगल लॉ ये कहती है कि अगर आप ऐसे चल रहे हो, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये वेक्टर ओ ए वेक्टर है, ओ बी आपका जो है वो ए बी जो है बी वेक्टर है, अगर ऐसा है बच्चों, तो ये जो होगा ये इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा और जिसकी वैल्यू होगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, कैसे इसको प्रूव करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसको प्रूव करना होता है बच्चों हम लोग को, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, इसको प्रूव करने के लिए आपने जो पढ़ लिया, एक काम करिए, हम इसको पी वेक्टर ले ले, इस पॉइंट को पी ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्यू ले लेते हैं। ओपी ए है और पी क्यू बी के बराबर है, ओपी ए है और पी क्यू बी वेक्टर के बराबर है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट आर की, अच्छा रिजल्टेंट जब भी निकालोगे, अच्छा ये बताओ, दो वेक्टर बच्चे अगर जुड़ रहे हैं तो ऑब्वियस है उनका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ऑब्वियस है उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, हाँ या ना, ठीक। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहती है, ये बात समझ में आ पा रही है बच्चों, ठीक है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रही है आपसे कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और जो ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करती हो, तो तीसरी साइड उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। और कैसे रिप्रेजेंट करेगी, अब जरा समझिए कैसे रिप्रेजेंट करेगी बच्चों। अगर ये ए है और ए बी है तो ये इसके रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, हाँ या ना, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट है, दो वेक्टर ऐड करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा, दो वेक्टर क्वांटिटी ऐड करोगे तो बच्चों वेक्टर ही मिलेगा, हाँ या ना।
अगर जो वेक्टर मिलेगा तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और इस वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी। हाँ या ना, ये बात क्लियर है? चलिए तो हम इसके मैग्नीट्यूड की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, लॉ आपका लिखा हुआ है बच्चों, उसको ध्यान से लिख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा। बाकी मैं इस पे काम करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, एक ए वेक्टर लिया, एक बी वेक्टर लिया, इस पॉइंट को पी लिया, इस पॉइंट को क्यू लिया, ए वाला एंगल मैंने अल्फा ले लिया और थोड़ा सा इस लाइन को आगे बढ़ा के मैंने इसको कहा कि ये थीटा है। ठीक, तो सबसे पहले मैंने बच्चों देखो क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने कहा, यहां ध्यान से समझिएगा, ओ पी इक्वल टू ए वेक्टर, पी क्यू इक्वल टू बी वेक्टर, ओपी इक्वल टू, ठीक है, ओपी इक्वल टू ए वेक्टर, पी क्यू इक्वल टू बी वेक्टर, पोजिशन वेक्टर से। ठीक है, हाँ या ना? ठीक, अच्छा, मैंने कहा इस हॉरिजॉन्टल को आगे बढ़ाया तो ये थीटा एंगल पे ओरिएंटेड है पी क्यू वाला। ठीक है बच्चों, अब मुझे आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैंने कहा भैया ये थीटा पे है, एक काम करते हैं बच्चों, इसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लिया है। ये क्या किया बच्चों, क्यू एन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये आपने लिखा है ए पी इक्वल टू इतना। ठीक है, तो इसके बाद आप हेडिंग डाल देंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको हटा दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा आर। अच्छा, एक बात और लिख लीजिए बच्चों, ओ क्यू इक्वल टू आर वेक्टर, ये लिख लीजिए तीनों बातें। ठीक है, हमने ये लेट कर लिया है बच्चों। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, हाँ या ना, हम इसकी कैलकुलेशन करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ध्यान से समझिएगा बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसमें ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, साथ साथ लिखते रहिएगा बच्चों, परपेंडिकुलर क्यू एन ऑन ओ पी। ठीक है, ये ड्रॉ किया, ए एंगल थीटा है, ये आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चों क्या? ठीक है, ओपी इतना, ठीक है, और एंगल एन पी क्यू इक्वल टू थीटा। क्या ये बात सबको क्लियर है? ये बी है, ए है। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग काम करेंगे, इन ट्राइंगल क्यू पी एन में हम ट्राई करने वाले हैं बच्चों, इन ट्राइंगल पी क्यू एन। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन ट्राइंगल मुझे आर निकालना है, देखो कैसे करना हूं मैं बच्चों। ड्रा, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये 90 डिग्री हो गया, मैंने थीटा एंगल मान लिया कि जो वेक्टर है वो एक्चुअली दोनों एक दूसरे से कैसे ओरिएंटेड है, थीटा एंगल पे, कैसे ओरिएंटेड है, थीटा एंगल पे, और जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल पे। क्योंकि फिजिक्स में बच्चों डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ साउथ और ये सब तो होता ही है, साथ ही साथ एंगल जो होता है वही फिजिक्स में ज्यादातर डायरेक्शन को बताने वाला होता है, जो एंगल होता है वही हमको डायरेक्शन बताने वाला होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखते हैं, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओ पी क्यू एल, ट्राइंगल पी क्यू एन लिया। क्यों पी क्यू एन ले रहा है अभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, ये बातें क्लियर है कि ओ क्यू जो है वो एंगल बना रहा है ए के साथ अल्फा, और ये वाली एंगल थीटा है। क्या इतनी बातें सबको क्लियर हो रही हैं, हाँ या ना? चलिए, इन ट्राइंगल पी क्यू एन में बच्चों सबसे पहले मैंने लिया साइन थीटा। साइन थीटा अगर लूंगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया क्यू एन और हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया पी क्यू। ठीक है, तो क्यू एन इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, और ये क्या है, बी के बराबर, मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं, केवल वैल्यू ले रहे हैं, तो इस वेक्टर बी को वेक्टर हटा के केवल बी लिखेंगे, तो बी साइन थीटा हो गया, हाँ या ना? अब अगर इसी ट्राइंगल में बच्चों में कॉस थीटा ले लूं, इसी ट्राइंगल में मैं कॉस थीटा लूं, तो बेस होगा, बेस कितना होगा, पी एन, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ये बात समझते हो ना, हाइपोटेन्यूज किसे बोलते हैं, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोटेन्यूज। तो पी एन इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू पी एन अपॉन पी क्यू, पी एन अपॉन पी क्यू, हाँ या ना? तो यहाँ से बच्चों पी एन इक्वल टू मिल गया पी क्यू कॉस थीटा, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, हाँ या ना? क्या ये दो बातें आपको क्लियर हैं, ए वाली और ये वाली? ये याद रखिएगा, Q1 इक्वल टू बी साइन थीटा, P1 इक्वल टू बी कॉस थीटा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? आप लोग साथ साथ लिखते रहिए बच्चों, फटाफट लिखिए, इसको लिखते भी रहिए साथ साथ। ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा बच्चों, जब भी आप लोग कर पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक, क्लियर है? अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए ध्यान दे, यानी हम एक बात हम इसी में लिख दे रहे हैं इस डायग्राम में बच्चों, ये Pn मेरा आ गया है, Pn मेरा आ गया है बी कॉस थीटा, और ये आ गया है मेरा बी साइन थीटा। क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं? ठीक है, इसको आप लिख लेंगे वीडियो को रोक करके, और लिख लिया करिए बच्चों, साथ साथ नहीं लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं, इन सब चीज़ों का देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, साथ साथ लिखते भी रहिए। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें बच्चों हम लोग। अब हमने लिया इन ट्राइंगल ओ क्यू एन, जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया बच्चों, ओ क्यू एन। ओ क्यू एन में जरा गौर करिए, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप ये देखेंगे कि ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस, सॉरी पी क्यू का नहीं बच्चों, ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, हाँ या ना?
ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है? तो ओ क्यू का स्क्वायर का मतलब ओ क्यू कितना है बच्चों? पहले तो हमें चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, ओ एन को क्या ओपी प्लस पी एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना? और ये क्यू एन है तो क्यू एन को क्यू एन रहने देते हैं बच्चों, हाँ या ना? ठीक है, क्या ये लाइन सबको क्लियर हो रही है? बोलिए, क्या ये क्लियर है सबको? ठीक, सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? ओ क्यू की वैल्यू है आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ओपी कितना है ए, पी एन कितना है बी कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू एन कितना है बच्चों, बी साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा बच्चों, ये थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, ओरिएंटेशन है। जब अभी आप लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ोगे ना तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी बच्चों, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, ठीक है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ये क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? क्लियर है ये बात? तो देखिएगा बच्चों, ए स्क्वायर, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी बच्चों, इसका 2ab कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से और इस वाले में से ध्यान से देखिए तो ये बी कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन थीटा, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे बच्चों तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये बच गया बच्चों 2ab कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा ये बात आपने पढ़ी होगी 10th में, ये कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, हाँ या ना? तो हमको क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये मेरा आर की वैल्यू ए अंडर रूट में आ जाएगी, हाँ या ना? क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू इतना था। बोलिए, तो क्या ये मैग्नीट्यूड याद रहेगा, हाँ या ना? क्या ये मैग्नीट्यूड याद रहेगा बच्चों? क्लियर है? क्या ये मैग्नीट्यूड क्लियर है, हाँ या ना? नोट कर सकते हैं आप इसको, ध्यान से देखिए एक बार, वीडियो को रोक करके पूरा नोट करिए पहले, इसके आगे फिर बढ़िएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब आगे बच्चों डायरेक्शन ऑफ आर। भाई जाहिर सी बात है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोग ऐड कर रहा है तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो भी तो वेक्टर होगा, और अगर वेक्टर होगा तो उसके पास दो चीजें होंगी, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। अब डायरेक्शन निकालने के लिए बच्चों फिर से इसी ट्राइंगल में लेना है, इन ट्राइंगल ओ क्यू एन। अगर मैं tan अल्फा ले लूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इस ट्राइंगल में अगर मैं tan अल्फा लूं तो क्या होगा, क्यू एन अपॉन ओ एन, हाँ या ना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है? अच्छा, tan अल्फा इक्वल टू क्यू एन, तो क्यू एन है, ओ एन को फिर से बच्चों हम लोग ओपी प्लस पी एन लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना? तो tan अल्फा इक्वल टू क्यू एन की वैल्यू कितनी है, बी साइन थीटा, ओपी की वैल्यू कितनी है ए, और पी एन की वैल्यू कितनी है बी कॉस थीटा। तो क्या ये डायरेक्शन आपको समझ में आ रही है बात बच्चों? क्लियर है ये बात? क्या ये डायरेक्शन साथ में समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना? तो हमने tan अल्फा भी कैलकुलेट कर लिया कि रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, tan अल्फा, और अल्फा जब tan अल्फा निकल जाएगा तो अल्फा भी निकल जाएगा। मान लीजिए ए 1 के बराबर आता है तो अल्फा 45 डिग्री हो गया, हाँ या ना? इतनी बात तो क्लियर हो रही है ना? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, हमने इसको डेराइव कर दिया, tan अल्फा को बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा से मैंने इसको डेराइव कर दिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने और डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक बात है बच्चों? ठीक, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका है वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जनरली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ही यूज किया जाता है बच्चों, जनरली हमको वो आसान लगता है, ट्राइंगल वाला जल्दी बात समझ में थोड़ा आती नहीं है, तो एक बात और मैं आपको समझा देता हूँ। पहले एक बात, ट्राइंगल आपने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, अगर एक ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी रिजल्टेंट इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये तो ट्राइंगल लॉ पढ़ा आप लोगों ने। लेकिन एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों ने बोला था बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों था। क्यों बोला था हमने, उसी बात की चर्चा हो रही है। क्यों बोला था बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ए है बी है तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि कोई वेक्टर ऐसे गया तो ऐसे गया। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए वायर है तो करंट ऐसे गई, ये तो समझ में आ रहा है। फिर करंट को ऐसे आना चाहिए था ना, क्योंकि करंट क्लोज लूप बनाती है। करंट क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है। तो यहां से तो गई, ऐसे गई, ये समझ में आता है। फिर लौट के ही आनी चाहिए थी, तो डायरेक्शन ये होना चाहिए था करंट का, करंट का डायरेक्शन तो यही होगा। लेकिन ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि इधर नहीं, इधर होना है। इसी कारण ट्राइंगल लॉ को फॉलो नहीं करती करंट।
हाँ या ना, तो उसको हम लोगों ने स्केलर में रखा। क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा और डिफिनेशन अच्छी तरीके से समझने के लिए बात कही जाती है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखा हुआ है, आपके बोर्ड पे दिख रहा है, इसको पढ़िए ध्यान से। क्या लिखा है? इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, then their resultant is required in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, ठीक है, पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। क्या कह रहा है बच्चों, इसमें जो भी लिखा था ध्यान से पढ़िएगा एक बार, मैं आपको एक बार समझाता हूँ क्या है। ये कह रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम तो आप लोग जानते होंगे, अगर पैरेललोग्राम की एक साइड मान लीजिए ओ है और ये पी है, एक साइड अगर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक उसकी एडजेसेंट साइड जो है वो बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान दीजिएगा, तो इस दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट से पास होने वाला जो डायगोनल होगा वो इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसे पैरेललोग्राम बन गया ये देख लीजिए आप, ये आपकी पैरेललोग्राम बन जाएगी, हाँ या ना? क्लियर है बच्चों ये बात, हाँ या ना? क्या बोला उसने? पैरेललोग्राम क्या कहती है कि अगर एक दो एडजेसेंट साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है तो उसके डायगोनल जो है उस दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहा इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और रिजल्टेंट ए के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है। रिजल्टेंट जो ए के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है। तो मुझे आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। इसमें भी बच्चों में क्या करूंगा, ध्यान से देखो, बिल्कुल ट्रायंगल लॉ की तरह ही है, कुछ भी अलग नहीं है। इसको एक्सटेंड किया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मैंने क्यू ही माना और ए माना। अच्छा, पैरेललोग्राम में सामने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक, और ये थीटा था, ये वाला एंगल भी हमारे लिए थीटा हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल थीटा था तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा, हाँ या ना? तो सबसे पहले हम कैलकुलेट फिर से इसमें क्या करेंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, हाँ या ना? देखिए लेट किया है मैंने यहाँ पे बच्चों, ओ पी इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी इक्वल टू ओ पी क्यू आर, इसको एस मान लेते हैं, तो ओ एस इक्वल टू बी वेक्टर, और ये भी कह सकते हो कि ये भी पी क्यू के बराबर है, हाँ या ना? और ओ क्यू इक्वल टू आर वेक्टर, हाँ या ना? क्लियर है ये बात सबको? ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ आर में बच्चों हमने क्या किया, ड्रॉ, फिर से वही बात है, ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओपी, हाँ या ना? ठीक, ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओपी, ठीक है। अच्छा चलिए फिर से इसमें इसी ट्राइंगल में चलेंगे। अच्छा एक बात और देख रहा है, एंगल क्यू पी एन इक्वल टू थीटा, ठीक, तो इन ट्राइंगल क्यू पी एन अगर मैं बच्चों बात करूं जैसे ट्राइंगल नाम में किया आप लोगों ने अभी, तो साइन थीटा इक्वल टू क्यू एन अपॉन पी क्यू, तो क्यू एन इक्वल टू बी साइन थीटा हो जाएगा, हाँ या ना? यानी कि ये वाली लाइन क्या होगी, बी साइन थीटा। बोलिए क्या बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा है बी साइन थीटा, हाँ या ना? क्यू पी एन में क्या ये बी साइन थीटा हो जाएगी, हाँ या ना? और अगर इसी में बच्चों में कॉस थीटा लेता तो ये क्या है, पी एन अपॉन पी क्यू आता, तो पी एन इक्वल टू भी आ जाता बी कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर है? ये दोनों बातें ट्राइंगल लॉ में भी आप लोगों ने की थी एज इट इज, हाँ या ना? क्या ये दोनों बातें ट्राइंगल लॉ में की थी आप लोगों ने? क्लियर है ये बात? ठीक है, अब चलिए दोनों बातें हो गई, तो हमने लिया बच्चों ट्राइंगल ओ क्यू एन, ठीक, इन ट्राइंगल ओ क्यू एन, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, बिल्कुल ध्यान से लिख लीजिए एक बार, देख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल वही क्या बच्चों, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू पी, बिल्कुल एज इट इज है। मैं दोनों को एक जैसे ही करवा रहा हूं ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना रहे, ठीक है। बस लॉ लिखिए और अपना काम कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों ये दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, ए बी साइन थीटा था और ए बी कॉस थीटा हो गया, हाँ या ना? ठीक, चलिए इन ट्राइंगल ओ क्यू एन, इन ट्राइंगल ओ क्यू एन, ध्यान रखिएगा बच्चों, इन ट्राइंगल ओ क्यू एन, जरा देखिएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू वन का स्क्वायर, हाँ या ना? ओ एन का स्क्वायर प्लस क्यू वन का स्क्वायर। ओ क्यू कितना, ओ क्यू को तो अभी ये रहने देते हैं बच्चों, ओ एन को क्या लिख सकते हो आप, ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर और साथ में क्यू एन का स्क्वायर। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर हो रही है सबको, हाँ या ना? ठीक है, तो जरा आगे देखिएगा, ओ क्यू कितना है बच्चों, ओ क्यू है आर, तो आर का स्क्वायर, ओ पी कितना है ए, पी एन कितना है बी कॉस थीटा और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, क्यू वन कितना है बी साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ पा रही है बच्चों? ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको ए प्लस बी को होल स्क्वायर से ओपन कर देते हैं बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इन दोनों को एक साथ करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 2ab cos थीटा, हाँ या ना, ठीक बात है बच्चों यहाँ तक। ठीक, अब r को अगर निकाला जाए बच्चों तो ध्यान से देखिए तो 1 हो गया, सिंपली क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद रखिएगा बच्चों थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लाइन आपको क्लियर हो रही होगी कि ये कैसे है, हाँ या ना। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है बच्चों, लिखते रहना साथ साथ आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, चलिए डायरेक्शन ऑफ आर पे चलते हैं बच्चों, डायरेक्शन ऑफ आर पे। ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर अभी भी वही ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ क्यू एन। टेन अल्फा ले लीजिए बच्चों, टेन अल्फा लेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू एन अपॉन ओ एन। क्यू एन आप जानते हैं, ओ एन को आप ऐसे लिख सकते हैं ए पी प्लस पी एन। क्या ये बात क्लियर है बच्चों सबको, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू क्यू एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी साइन थीटा, ये हो जाएगा ए और बी कॉस थीटा। तो आप लोगों ने दो बातें पढ़ ली बच्चों, हाँ या ना। क्या इसका मैग्नीट्यूड क्लियर है, क्या इसका डायरेक्शन क्लियर है, टेन अल्फा लिखा आप लोगों ने, हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ तक इस मतलब यहाँ पे टाइम क्यों लग रहा है हम लोग को बच्चों, हम लोग 11th को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं। ठीक है, 11th के बच्चों के लिए बताया जा रहा है वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो सबके काम आती है इसीलिए सबको बताया जा रहा है, सबके में मतलब ये दिख रहा है सब पे, लेकिन स्पेशली 11th को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है बच्चों। ठीक है, मैं 11th को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ ताकि वो लोग अपना डेरिवेशन कर सकें। ठीक है, आप लोग 12th में होंगे तो कंपटीशन वाले बच्चों को इतना सब जरूरत ही नहीं है, सीधे रिजल्टेंट। और अब इसके बाद जो चीजें आप देखेंगे ना वो आपके सबके काम के लिए, फिर उसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप किस क्लास के हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब दो तीन बातें हैं, गौर से समझिए। जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है बच्चों उसी पे हमको फोकस रखना है अपना। ठीक, तो मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट कर लिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और डायरेक्शन आपने कैलकुलेट किया है बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इन दो चीजों को आपको याद रखना है, कई बार बच्चे इस बात को भूलेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर है और किसी एंगल पे है तो उनका रिजल्टेंट निकालने का यही तरीका है। ठीक है, अब इसमें हम कुछ केसेस पे बात करेंगे, इसको जरा याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। ये तो ठीक है आपको ये तो याद हो जाता है, इसमें देखिएगा ध्यान से। देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस लिखिए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था तो थीटा लगा दीजिए। अच्छा, रिजल्टेंट किसके साथ एंगल बना रहा है, ए वाले के साथ। आप अपना डायग्राम देखिए, रिजल्टेंट आर जो है वो अल्फा एंगल किसके साथ बना रहा है, ए के साथ। किसके साथ नहीं बना रहा है, बी के साथ। तो जिसके साथ बनाता है उसके जस्ट अपोजिट यानी कि बी ऊपर आएगा और यहाँ भी ये बी आएगा, दोनों के साथ बी कर दिया प्लस, जिसके साथ बना रहा है उसको डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं, और जो एंगल बना रहा था अल्फा था। यही तो फार्मूला है, देख लीजिए ऊपर। कैसे याद रखोगे, tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो पहले साइन अपॉन कॉस लिखो, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो थीटा लिखो, हाँ या ना, क्लियर है, थीटा लिखो। और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है उस वेक्टर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जिसका बना रहा है उसको डिनोमिनेटर में ऐड कर दो, हाँ या ना। क्या इतनी बात सबको क्लियर हो रही है बच्चों। ठीक है, चलिए बात ये नहीं है, बात हमको आगे देखनी है, जरा गौर से समझिएगा। ठीक है, रिजल्टेंट याद रखिएगा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इफ ए एंड बी आर पैरेलल दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ये पैरेलल बोल रहा हूं मैं, एंटी पैरेलल नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं, पैरेलल बोल रहा हूं बच्चों, यानी कि थीटा 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री रखोगे बच्चों तो ये क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। ध्यान से समझिएगा इन केसेस को। ठीक है, ठीक, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इतना मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को क्लियर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या दिख रहा है बच्चों, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है, रूट के बाहर आके क्या ए प्लस बी नहीं हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या ए प्लस बी नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, क्या ए प्लस बी नहीं हो जाएगा। ठीक, अब गौर से सुनिए बच्चों, ये क्या हो गया, ए प्लस बी, क्या ये क्लियर है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये मैक्सिमम है, यानी कि कभी कभी न्यूमेरिकल में कहता है बच्चों कि जो दो वेक्टर हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल में कहता है कि जो दो वेक्टर है उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम है।
तो इसका मतलब उन दोनों को सीधे सीधे ऐड करना है। रिजल्टेंट मैक्सिमम है का मतलब दोनों को सीधे सीधे ऐड करना है। ठीक है बच्चों, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड देखिएगा बच्चों, केस सेकंड में क्या है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है मतलब एक ए इधर है तो बी इधर है। इस केस में क्या था बच्चों, ए भी इधर था और बी भी इधर था, सेम डायरेक्शन में। तो फिजिक्स में कई बार ये बोला जाता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो। क्यों ऐड कर रहे हो, समझ में आ रहा है? तो इतने स्टेप को बीच में छोड़ के बच्चों सीधे ए सिखाया जाता है कि इसको ऐड कर दो। क्यों, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या करते हैं फिजिक्स में, 12th में देखे होंगे, बार बार आप लोग ऐसी बातें आती रहती है, हाँ या ना, ए प्लस बी को सीधे सीधे क्या कर दो, ऐड कर दो। क्लियर है? एंटी पैरेलल मतलब दैट इज थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब दोनों अपोजिट है। दोनों कैसे हैं बच्चों, अपोजिट है। इस केस में क्या करोगे भैया, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या ये आर बन जाएगा, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों, हाँ या ना? यही हमारे लिए मिनिमम है, यही हमारे लिए बच्चों मिनिमम है। यानी कि जब ये कहा जाए कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम है तो क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दोगे। जनरली फिजिक्स में बार बार ऐसी बात आती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, माइनस करके। कैसे मिलेगा, माइनस करके। ये सारी बातें यहीं से बताई जा रही हैं बच्चों। क्लियर है ये बात? तो केस फर्स्ट और केस सेकंड दोनों आप लोग नोट करिए, ध्यान से कीजिएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करते हैं रिजल्टेंट को और वो मैक्सिमम होता है। अपोजिट डायरेक्शन में हो तो माइनस करते हैं और वो मिनिमम होता है, हाँ या ना? क्या इतनी बातें क्लियर हैं सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, केस थर्ड पे देखते हैं। जरा ध्यान रखिएगा, केस थर्ड देखिए। केस थर्ड है बच्चों कि थीटा 90 डिग्री है, मतलब अगर ए इधर है तो बी इधर है, हाँ या ना? ठीक, जब ऐसा करोगे तो cos 90 आएगा बच्चों। तो cos 90 रखते ही cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये सिंपल क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये क्लियर है, हाँ या ना? ठीक। अच्छा, इन सारे केसेस में आप डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि डायरेक्शन कैसे होगा। ठीक है, पैरेलल वाले में उसी लाइन में होगा, एंटी पैरेलल में भी उसी लाइन में होगा, पर जो ज्यादा होगा उसकी तरफ होगा। परपेंडिकुलर में इसके डायगोनल से पास हो जाएगा, हाँ या ना? तो ये तीनों केसेस समझ में आ रही हैं आपको, हाँ या ना बच्चों? क्या ये तीनों केसेस समझ में आ पा रही हैं कि नहीं आ रही हैं? मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों केसेज आपको क्लियर होंगी। ध्यान रखिएगा, कई बार मैक्सिमम मिनिमम में भी कुछ बातें कही जाती है बच्चों, कई बार मैक्सिमम और मिनिमम में भी कुछ बातें कही जाती हैं, हाँ या ना? क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है ठीक है बच्चों, अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को यहाँ तक समझ लिया होगा। बोर्ड पे आप लोगों को सारी बातें बताई गई, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, अब इन पे जो भी आप लोगों ने पढ़ा अब तक उस पर हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। देखते हैं कि क्या इसमें कर पाते हैं हम लोग, ठीक है ना। जो चीज़ें पढ़ी हैं आप लोगों ने, ठीक है। क्या बोला आपसे, टू फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5। जैसे मान लीजिए आपसे बोला है कि F1 अपॉन F2 इक्वल टू 3:5, तो क्यों ना बच्चों हम F1 को ये लिख सकते हैं ना 3x और F2 को क्या लिख सकते हो 5x, हाँ या ना। F1 को डिवाइड करके देखो अभी भी 3/5 मिला, गिव अ रिजल्टेंट, और इनका जो रिजल्टेंट है वो 28 न्यूटन है। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, यानी थीटा दिया हुआ है बच्चों 60 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, यानी F1 F2 की वैल्यू बताया, यानी x मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। रिजल्टेंट का फार्मूला सबने पढ़ा है बच्चों, क्या चीज़, अगर रिजल्टेंट मैं कहूँ r है तो ये हो जाएगा यहाँ पे F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर। आप देखिए ए और बी नहीं ढूंढ सकते बच्चों हर बार, ठीक है ना। और ये cos 60 दिया हुआ है, बोलिए हाँ या ना, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका है ना ये। तो आपने पहला वेक्टर का स्क्वायर किया प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर किया प्लस ये फार्मूला, आपको फार्मूले को ऐसे याद रखना है बच्चों। तो r इक्वल टू, चलिए सॉल्व करते हैं। F1 का मतलब हो गया 3x का होल स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x, और cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, हाँ या ना। तो ये 2 से 2 cos 60 आपको याद होगा बच्चा, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर, और इधर ये आपका रिजल्टेंट 28 है बच्चों, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा, देखिए प्लस 15x स्क्वायर, और ये सारी चीज़ें रूट में है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये मिलेगा आपको 49, ये आपको मिल जाएगा 49x स्क्वायर, देखिए ना 25 और 9 9 34 34 और 15 49x स्क्वायर, ये हो जाएगा 28, तो ये बाहर मिलेगा 7x,
तो x इक्वल टू मिल जाएगा आपका 4, हाँ या ना। तो आप देखोगे ध्यान से बच्चों, तो F1 क्या मिलेगा 3 इंटू 4, क्योंकि 3x है तो 12 न्यूटन हो जाएगा, और F2 देखोगे 5 इंटू 3 यानी कि 15 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ रही है? 12 न्यूटन और 4 तो 5 होगी 20। ठीक है, ये गलती होगी बच्चों, यहाँ पे 4 है ना, ये 4 आया है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 20 न्यूटन। कितना हो जाएगा बच्चों ये वाला? 20 न्यूटन, हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? 20 न्यूटन। क्या ये दोनों बातें क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शंस हैव अ रिजल्टेंट 1 न्यूटन। ठीक है, if they are at right angle to each other the resultant is 5 न्यूटन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टू फोर्सेस। तो अब देखिए दो बातें हैं बच्चों यहाँ पे, हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट F1 एंड F2 आर टू फोर्सेस। हम इसको क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेते हैं कि F1 और F2 आर टू फोर्सेस। ठीक है, पहली बात क्या कह रहा है? पहली बात अगर मैं कहूँ तो क्या कह रहा है कि टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब F1 एंड F2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बच्चों आप लोग को केसेस जब पढ़ाया गया है अभी, उसमें बताया गया अपोजिट डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? माइनस करके। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एंगल कितना बना? 180 डिग्री। केस सेकंड ध्यान से समझिए, केस सेकंड ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो F1 माइनस F2 हो गया, और F1 माइनस F2 आपको दिया हुआ है 1, या फिर आप ये कह सकते हो यहाँ से कि F1 बराबर 1 प्लस F2। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है बच्चों हमसे? दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? इफ दे आर राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि F1 एंड F2 आर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब डेट इज इनके बीच का थीटा कितना बन रहा है। ठीक, तो इनका F कितना मिलेगा मुझे? अगर थीटा 90 डिग्री मिले के थर्ड, देखिए तो क्या करते हो, दोनों के फोर्स का, दोनों वेक्टर के स्क्वायर का अंडर रूट, सिंपल। अच्छा जी, और ये किसके बराबर दिया हुआ है मुझे? 5 न्यूटन के। इसने बोला है ना, यहाँ देखिए ये बोला है इसने 5 न्यूटन के बराबर होगा भैया ये वाली बात, हाँ या ना? ठीक है, 5 न्यूटन के बराबर दिया हुआ है। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए तो मिलेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सॉल्व करना है। अब F1 की वैल्यू ला करके इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। तो F1 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, और साथ में बच्चों ये है प्लस का F2 है, हाँ या ना? प्लस का F2 का स्क्वायर है और इक्वल टू में 20। इसको ओपन करेंगे आप तो क्या मिलेगा? F2 का स्क्वायर 1 प्लस 2F2 प्लस F2 का स्क्वायर, हाँ या ना? ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना बच्चा, ये हो जाएगा 25, हाँ या ना? तब यहाँ से देखिएगा ये क्या मिला? F2 स्क्वायर, सॉरी F2 स्क्वायर है ना, तो F2 2F2 स्क्वायर, हाँ या ना? प्लस 2F2 और प्लस 1, और ये आपका इधर लेके आ जाओगे आप तो ये 24 हो जाएगा। चलिए अभी फिलहाल के लिए हम लोग ये काम करते हैं बच्चों, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं ना, और ये हो जाएगा 25। फिर से सॉल्व करोगे बच्चों तो देखो क्या मिलेगा? 2F2 स्क्वायर 2F2 माइनस 24 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए तो F2 स्क्वायर प्लस F2 माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक, ये F2 में क्वाड्रेटिक है, मैथमेटिकल टूल का फर्स्ट लेक्चर जहाँ मैंने आपको बताया था। अब बताइए इसमें किसकी वैल्यू निकालने को कह रहा है बच्चों? F2 की ना। तो ये क्वाड्रेटिक किस में है? F2 में क्वाड्रेटिक है, हाँ कि ना? ये मैथमेटिकल का फर्स्ट लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पहले मैथमेटिकल टूल देखिए। ठीक है, बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये मिलेगा F2 स्क्वायर प्लस 4F2 माइनस 3F2 माइनस 12 इक्वल टू 0। जब इसका फैक्टर आप लोग कर लेंगे बच्चों, यहाँ से सारी बातें जब फैक्टर कर लेंगे यहाँ से, तो F2 की दो वैल्यू मिलेगी, एक 3 न्यूटन और एंड F2 इक्वल टू मिलेगी 4 न्यूटन। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर F1 कितना मिलेगा? F2 की वैल्यू डाल दो ना इसमें, 3 न्यूटन डालोगे तो F1 की वैल्यू मिलेगी 4 न्यूटन इस वैल्यू पे, और इस माइनस 4 डालोगे तो यहाँ से F1 की वैल्यू माइनस 3 न्यूटन मिलेगी। माइनस 4 डालोगे ना इसमें, हाँ ठीक है, माइनस 4 डालोगे प्लस 1 तो ये माइनस का 3 न्यूटन मिलेगा। एक माइनस 3 न्यूटन मिलेगा, एक 4 न्यूटन मिलेगा। ध्यान रखिएगा इक्वेशन 1 में ले जाकर के F2 की वैल्यू मिडिल टर्म एक्सप्रेस हो जाएगी ना, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपसे क्या बोला है कि द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट। अब आपको एक बात समझाई गई थी, केस में पढ़ाया गया था आपको। केस फर्स्ट क्या था? ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट था बच्चों। केस सेकंड क्या था? लीस्ट रिजल्टेंट, यानी कि कम वैल्यू, मिनिमम, मैक्सिमम। ग्रेटेस्ट का मतलब मैक्सिमम, लिस्ट का मतलब मिनिमम। तो आपको देखिए बातें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, कि एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट एट 25 न्यूटन एंड 5 न्यूटन respectively if each force is increased by 5 Newton. If each force is
इंक्रीज्ड बाई 5 न्यूटन, हाँ या ना। तो फिर आपसे क्या बोला इसमें कि द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट 5 न्यूटन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यू वेक्टर। ठीक है, चलिए मान लेते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं कि टू फोर्सेज जो है आर ए एंड बी। ठीक, अब आपसे बोला क्या है, दिया क्या है, देखिएगा ए प्लस बी, ये हमको गिवन है बच्चों, दोनों का ग्रेटेस्ट का मतलब हुआ दोनों को ऐड किया तो 18.25 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्ट, यानी ए प्लस बी 25 है इक्वेशन नंबर 1। मिनिमम का मतलब हुआ बच्चों दोनों का माइनस, ए है आपका 5 न्यूटन इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके 2a इक्वल टू 30 तो a इक्वल टू 15। अगर a इक्वल टू 15 है बच्चों तो इक्वेशन 1 में डाल दोगे तो b की वैल्यू 10 न्यूटन आएगी। तो दो फोर्सेज तो हमको मिल गई। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यू फोर्सेज एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर। जो दो फोर्सेज आई है, एक b से आई है, अच्छा, इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाई 5 न्यूटन। अच्छा, अब जो फोर्स है बच्चों मान लीजिए F1 वो a प्लस 5 हो गया और जो दो फोर्स है नई F2 वो b प्लस 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 5 20 न्यूटन और 10 प्लस 5 तो F2 हो जाएगा 15 न्यूटन, हाँ या ना। ठीक, अब इनका रिजल्टेंट बताना है, इस F1 और F2 का रिजल्टेंट बताना है, तो रिजल्टेंट R इक्वल टू F1 स्क्वायर, F1 स्क्वायर का मतलब बच्चों 20 का स्क्वायर, F2 स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू, अच्छा 20 इंटू 15 इंटू कॉस 90। तो इतना पार्ट तो हमारा जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा बच्चों, ये कितना बचेगा 400 प्लस 15 का जो है आप स्क्वायर कर देंगे बच्चों, तो ये आपका मिल जाएगा 225, ये हो जाएगा अंडर रूट में 625 और 625 किसका होता है 25 का, 25 न्यूटन आ जाएगा, हाँ या ना। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू फोर्सेज F एंड 2F न्यूटन act on a particle. Two forces F and F, 2 Newton act on a particle. If the first force be doubled and the second force be increased by 20 Newton, the direction of resultant is unaltered. Find the value of bigger force. एक इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्शन अनअल्टर्ड है, डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, इसका मतलब tan अल्फा का यूज करना पड़ेगा आपको, इसका मतलब tan अल्फा का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा फर्स्ट केस में क्या हो रहा है बच्चों, tan अल्फा ले लीजिए। फर्स्ट केस में जो फोर्स है वो F है और दूसरा 2F है, तो 2F के साथ एंगल बन रहा हो तो 2F साइन थीटा अपॉन F प्लस 2F कॉस थीटा। 2F के साथ हमने मान लिया एंगल बन रहा है बच्चों, जिसके साथ नहीं बनता हो, जिसके साथ बनता हो F है, F के साथ ऐड कर, जिसके साथ नहीं बनता वही तो आता है B यहाँ पे, तो मैंने ये लगा दिया इक्वेशन नंबर 1। इन सेकेंड केस में क्या बोला है बच्चों इसने, tan अल्फा अभी भी वही रहेगा क्योंकि इसने बोला है डायरेक्शन अनअल्टर्ड, याद रखिएगा बच्चों ये क्या लिखा है डायरेक्शन अनअल्टर्ड, यानी कि tan अल्फा चेंज नहीं होना है। इस क्वेश्चन में एक खास बात है, ध्यान रखिएगा। अब बोला क्या इसमें बोला है इफ द फर्स्ट फोर्स भी डबल्ड, यानी पहले फोर्स को डबल कर दिया गया यानी 2F कर दिया गया और दूसरे फोर्स में B ऐड कर दिया, दूसरा फोर्स 2F पहले से था तो 2F प्लस 20 इंटू साइन थीटा। अच्छा, जो पहला फोर्स था F उसको 2F कर दिया और जो दूसरा फोर्स था उसमें 2F प्लस 20 कर दिया, यही तो हमसे बोला है बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल है बच्चों, तो अगर इक्वल है इसका मतलब क्या बोला हमसे कि 2F साइन थीटा अपॉन F प्लस 2F कॉस थीटा इक्वल टू 2F प्लस 20 साइन थीटा अपॉन 2F प्लस 20 और इनटू में है बच्चों कॉस थीटा। इसको सॉल्व करना है। अब इसको आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए एक रूल होता है यहाँ पे, अगर वो चीज़ आप जान जाएंगे तो आसानी हो जाएगी बच्चों। क्या होता है कि अगर मान लीजिए A/B है और ये C/D है तो ये रेशियो जो होता है वो C-A और D-A के भी बराबर होता है। ठीक यही बात हमको यहाँ पे लगा देनी है। तो इसका मतलब इस वाले में और इस वाले में हमको ये रूल लगा देनी है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे रख लेते हैं, यानी कि 2F साइन थीटा अपॉन F प्लस 2F कॉस थीटा A/B। अब इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हो ना, यानी A माइनस इतना कर सकते हो, इसमें से देखो C माइनस A मतलब C वाला AC मान, देखो इसको A समझो, इसको B समझो, इसको C समझो, इसको D समझो और इस रूल को लगाओ, क्योंकि ये रूल ये याद रखना है आपको, ठीक है, अच्छी बात है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, 2F प्लस 20 इंटू साइन थीटा माइनस 2F साइन थीटा, ठीक है, C माइनस है और D माइनस B करोगे तो देखिएगा 2F प्लस
2f प्लस 20 कॉस थीटा माइनस f प्लस 2f कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर दोगे, ये तो जैसे था वहां पर रहने दो, इसको LHS जैसे था बच्चों उसको वैसे रहने दीजिए और LHS को सॉल्व करिए। ध्यान से समझिएगा, अगर इस साइन थीटा का मैं मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है, अगर इस साइन थीटा का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्ट कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल बचेगा 20 साइन थीटा। नीचे से देखिएगा, अगर इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं और कॉस थीटा को कर दूं तो देखिए 2f कॉस थीटा कट जाएगा और ये सही बात है f प्लस बचेगा, ये 2f माइनस f। तो ऊपर बच्चों आपको मिल रहा है केवल 20 साइन थीटा और डिनोमिनेटर में यहाँ से 2f और ये माइनस f मिलेगा बच्चों, और कॉस थीटा का 20 में मल्टीप्लाई किया रहोगे तो ये बच जाएगा 20 कॉस थीटा। और इधर ये दोनों को कंपेयर करो तो आप देख रहोगे कि 2f इक्वल टू 20 है तो f की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 न्यूटन। f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10 न्यूटन। हम दी एफ 2f इक्वल टू 20 और f इक्वल टू 10 न्यूटन, हाँ या ना, कंपेयर करो ना। 2f की जगह क्या है 20, f की जगह f है, 2f की जगह फिर 20, तो f की वैल्यू 10 न्यूटन, हाँ या ना। तो जो बड़ा फोर्स होगा वो कितना होगा, बड़ा फोर्स कितना होगा 2f के बराबर, वो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन पर। हमसे ही तो पूछा है कि बिगर फोर्स कितना है। ये लाइन अगर याद रहेगी बच्चों यहाँ पे तो ये सवाल बेहद आसान हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन and magnitude of the resultant is 12 Newton. If the resultant makes an angle 90 degree with the force of a smaller magnitude, find the magnitude of the two forces. ठीक है, ये बढ़िया सवाल है बच्चों। क्या बोला है, हमसे बोला है कि हम मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन में इसके मान लेते हैं हम लोग। क्या कहते हैं कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स एट एंगल थीटा, दोनों एंगल थीटा पे हैं। हमसे क्या बोला है कि a प्लस बी यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 18 न्यूटन, हमसे ये बोला है बच्चों। तो यहाँ से हम एक बात कर सकते हैं, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इनका रिजल्टेंट एज द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। तो अच्छा ये हमने माना है कि a छोटा है b से, ठीक है, स्मॉलर मैग्नीट्यूड, देन बीटा इक्वल टू यानी अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब अल्फा कितना दिया है बच्चों 90 डिग्री, तो tan 90 इक्वल टू छोटा जो फोर्स है यानी कि b, बड़ा फोर्स जिसके साथ एंगल बना रहा है, छोटे के साथ बना रहा है ना, द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, तो a के साथ बना रहा है, तो फार्मूला हमारा यही है जो हमने पढ़ा हुआ है बच्चों। जिसके साथ बना रहा हो यहाँ आता है, जिसके साथ नहीं बना रहा हो यहाँ लिखते हैं, हाँ या ना, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ से थीटा आपको पता, tan 90 आपको पता है, tan 90 का मतलब 1/0 यानी कि हम क्या लिखते हैं इन्फिनिटी टाइप का, 1/0 लिखिए बच्चों, इन्फिनिटी नहीं 1/0 लिख लीजिए, और ये मिल जाएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि b कॉस थीटा इक्वल टू माइनस है, हाँ या ना, ध्यान रखिएगा, ये बातें हमको मिल गई। अब हमको निकालना है बच्चों रिजल्टेंट ध्यान रखिएगा। तो b आपको पता है, b कॉस थीटा आपको पता है -a के बराबर, तो रिजल्टेंट कितना होता है बच्चों, रिजल्टेंट का फार्मूला सबने पढ़ा है, ए स्क्वायर, दो फोर्सेस हैं तो दो वेक्टर्स हैं तो बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, हाँ या ना, बोलिए। अच्छा ए की वैल्यू तो ए रहने देते हैं बच्चों, और ए रिजल्टेंट भी हमको कितना दिया हुआ है 12, ए की वैल्यू तो हमको ए रहने देना चाहिए बच्चों, ए की वैल्यू ए रहने देना चाहिए, और बी की जगह कितना है 18 माइनस है, तो यहाँ लिखिए 18 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2, ए जहाँ था वहाँ है, और बी कॉस थीटा कितना है -a के बराबर, देखिए ना यहाँ पे बी कॉस थीटा कितना, सीधे इसकी वैल्यू कितनी है -a के, तो यहाँ लिख दीजिए -a। ये पूरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इधर लिखा है बच्चों आपका 12 का स्क्वायर कर दीजिए, रूट हट जाएगा तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, तो 18 माइनस a का स्क्वायर है, तो 18 माइनस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 324 प्लस a स्क्वायर माइनस 36 है, हाँ या ना, और प्लस a स्क्वायर माइनस मतलब -2a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। b की जगह क्या था, देखो ना यहाँ पे, ये तो हमने एक a कर दिया a स्क्वायर, और ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, ठीक है, बिल्कुल सही है, और ये हो जाएगा हमारा -2 है, ठीक है बच्चों। इस बार कॉपी पे आपने लिखा होगा तो दिखेंगे आपको 2a स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 2a स्क्वायर a स्क्वायर ये सारा कैंसिल हो गया, 12 का हो जाएगा बच्चों 144, तो 324 माइनस 36 है, तो 36 इक्वल टू 324 माइनस 144, तो ये आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो 36a इक्वल टू, इसको माइनस करिए बच्चों कितना है 180,
तो ए इक्वल टू अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों 5 न्यूटन। हाँ या ना, डिवाइड करके देख लीजिए। अगर ए इतना मिल गया तो बी कितना था 18 माइनस 5 न्यूटन, 18 माइनस है यानी कि 13 न्यूटन। तो आप देख रहे होंगे ए छोटा आया और बी बड़ा आया। हाँ या ना, क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, आपको थियरी है बच्चों, ये सारे वीडियोज आप लोग को यहाँ तो मिल जा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक। लेकिन आगे से कई बार यूट्यूब पे क्या है कि सारी चीज़ें पढ़ा पाना संभव नहीं है बच्चों, तो आप हमारा ऐप ब्रेन को आप लोग जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वीडियोज मिलती रहेगी। हमारे वहाँ पे लाइव ऑफलाइन कोर्सेज भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं, संडे टू संडे हम लोग लाइव भी करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे हमारे आसपास के हैं, बच्चों, वो हम लोग अपने सेंटर पे आप लोग आ सकते हैं और अपने डाउट, अपने टेस्ट बिल्कुल ऑफलाइन मोड में दे सकते हैं। ये चीज़ें 11th 12th और नीट जेईई के जो भी बच्चे हैं सबके लिए एप्लीकेबल है बच्चों। एक बार आप ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे चीज़ों को देखिए, समझिए, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है। टेलीग्राम का भी हमारा चैनल है बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आप इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।